पिछली वीडियो सांसों के विज्ञान पार्ट 3 में हमने सूक्ष्म अवस्थाओं की बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर देखें, तभी आप सांसों के विज्ञान को समझ पाएंगे और इस वीडियो को भी समझ पाएंगे। हमने इस पे 3 वीडियो बनाई है और यह पार्ट 4 है। और उन वीडियो में हमने सांसों के विज्ञान और सूक्ष्म अवस्थाओं की बात की थी। तो आज हम सांसों के विज्ञान और सांसों के द्वारा कुंडली जागरण कैसे करें इसे समझेंगे। तो योग ने जाना इस भौतिक शरीर में 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां हैं, जिसे इन भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता, ना ही किसी मशीन या टेक्नोलॉजी से नहीं देखा जा सकता। आपके शरीर की छोटी से छोटी कोशिका जीवित है। आपके शरीर का हर एक अंग ठीक से काम कर रहा है। शरीर की सभी प्रक्रिया ठीक से चल रही है, मतलब आपके सांसों का सिस्टम ठीक से चल रहा है। आपके सांसों को प्राण भी कहा जाता है। प्राण यानी एक शक्ति। जब ये प्राण या प्राणवायु आपके शरीर के अंदर बाहर हो रहा है, तब तक आपका होना है। जब यह प्राणवायु अंदर बाहर जाना बंद हो जाएगी, तब आपका कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो यह प्राणवायु यानी आपकी सांसें, यह आपके शरीर में पहुंचती है, या कहूँ आप सांस लेते हैं, तब इस सांस के माध्यम से आप अलौकिक ऊर्जा लेते हैं, जिसका प्रभाव आपके 72,000 नाड़ियों में होता है। इस प्राणवायु को मैंने अलौकिक ऊर्जा इसलिए कहा कि आप किसी मृत व्यक्ति को अगर बनावटी प्राणवायु देंगे तब वह जीवित नहीं हो सकता। इसका प्राकृतिक रूप से चलना ही इसे अलौकिक शक्ति बनाता है। और यह साधारण हवा नहीं है। इस प्राणवायु में यानी आपके सांसों में सूर्य, चंद्रमा, अनेक ग्रहों की शक्ति है। हमारा यह सौरमंडल, इन सब का प्रभाव आपके सांसों पर पड़ता है। यह तो ऊपरी बात है। अगर आप इसे थोड़ा गहरा जाके देखें तो आप जान पाएंगे कि इस ब्रह्मांड के सभी ग्रह एक दूसरे से कनेक्ट है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, हमारे सौरमंडल का सूर्य है, अगर ये है तो पृथ्वी है, ये है तो चंद्रमा है। इसके होने से ही हमारा सौरमंडल बैलेंस में है। तो जो आप प्राण ऊर्जा लेते हैं या फिर श्वास लेते हैं, उन सांसों को भी यह सूर्य और चंद्रमा, हमारा आकाशीय सिस्टम इफेक्ट करता है और उसी के अनुसार आपकी प्रवृत्ति बदलती रहती है। योग ने हमारे शरीर में सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी कहा, यानी आपकी सांस जिस नाड़ी से चलेगी, आप उसी नाड़ी की शक्ति से इफेक्ट होगे। जैसे आपकी नाक के दाएं छिद्र से अगर हवा का प्रभाव थोड़ा सा अधिक है तो आपके सांस सूर्य नाड़ी से चल रही है। अगर हवा का प्रभाव बाएं छिद्र से अधिक है तो यह चंद्र नाड़ी को संकेत करता है, जिसे आप ईड़ा और पिंगला के नाम से जानते हैं। इसमें तीसरा है सुषुम्ना नाड़ी, जिसे योग में अधिक प्रभावशाली और अधिक शक्तिशाली कहा गया है। और इसी के बीच नाड़ी यानी आपकी सुषुम्ना नाड़ी में ही आपके 7 चक्र होते हैं। आपकी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी एक दूसरे से क्रॉस करते हुए चलती है। यह सुषुम्ना नाड़ी के बीच जहाँ पर मिलती है वहाँ एक शक्ति बिंदु बनता है, यानी एक चक्र। वैसे तो योग में 112 चक्रों की बात की गई है, जिसमें से 108 चक्र आपके शरीर में बताए गए हैं और 4 चक्र आपके शरीर के बाहर, जिसमें 7 चक्र सबसे मूल बताए गए हैं। एक साधारण व्यक्ति की सांस ज्यादा समय तक ईड़ा और पिंगला नाड़ी से चलती है और बहुत थोड़े समय यह सुषुम्ना नाड़ी से चलती है। लेकिन अगर किसी साधक की प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी से ज्यादा चलने लगे, तब उसकी कुंडलिनी या कहूँ चक्र सक्रिय होने लगते हैं। इसके बाद साधक का शरीर संतुलन और मानसिक रूप से नियंत्रण होने लगता है, यानी वो अपने मन को कंट्रोल कर सकता है और भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख सकता है। अगर कोई साधक भविष्य की होने वाली घटनाओं का सही अंदाजा लगा सकता है तो ये इसकी तीसरी आंख की शक्ति है, यानी उसका आज्ञा चक्र जाग रहा है। अगर आप आज के वैज्ञानिक से पूछोगे या किसी डॉक्टर से पूछोगे तो वह इन सूक्ष्म नाड़ियों के बारे में, 7 चक्रों के बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ दिखने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह हमारे भौतिक शरीर में मौजूद ही नहीं है। क्योंकि ये नाड़ी विज्ञान मानना या ना मानना, इसके लिए हर व्यक्ति आज़ाद है।
इसके बारे में हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय हो सकती है। पहले के ऋषि मुनि या वेद आपके हाथ को पकड़कर ही उसकी नसों को महसूस करके आपके किस अंग में क्या बीमारी है, क्या समस्याएं है, वह बता दिया करते थे। इतना ही नहीं, भविष्य में आपको क्या क्या बीमारी हो सकती है वह इसका भी संकेत दे दिया करते थे। वह केवल आपको देखकर, आपके नाड़ी को पकड़कर इतना महसूस करते थे कि आपकी प्राणवायु की शक्ति किस नाड़ी में किस प्रकार से बह रही है। उस शक्ति, उस प्रभाव को महसूस करके वह आपके शरीर की समस्या बता देते थे। यह तो कुछ भी नहीं, जिन ऋषि मुनि या महावेद वे मनुष्य की नाड़ी को पकड़कर और महसूस करके यह बता देते थे कि उस व्यक्ति की मृत्यु कब होगी, उसका समय भी जान लेते थे। आज के मेडिकल साइंस और डॉक्टर मशीनों की सहायता से मनुष्य के शरीर के बारे में जितना भी जानते हैं, यह बहुत ऊपरी हिस्सा है। इसके लिए भी वह डॉक्टर बिना रिपोर्ट देखे वह आपको कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि आज का मेडिकल साइंस मशीनों पर निर्भर करता है जो कि भौतिकी है, तो उसका इलाज भी भौतिकी होगा। परंतु एक समय था जब हम शारीरिक तल पर बहुत गहरा उतर चुके थे। आपकी सांसें आपके बारे में सब कुछ बता सकती है, बस उसे पकड़ने वाला या महसूस करने वाला व्यक्ति चाहिए। तो बात करते हैं कि अपने सांसों के माध्यम से किस प्रकार सातों चक्रों को जागृत कर सकते हैं। देखिए, योग में इसके लिए बहुत सारी विधि और ध्यान है, जिसमें ज़्यादातर ध्यान में सांसों पर नियंत्रण पाना बताया गया है। अगर आप सीधे ही किसी नाड़ी पर अपने स्वर या फिर सांसों को बदलने का प्रयास करेंगे तो वह एक प्रकार से अप्राकृतिक क्रिया हो जाती है जो ज़्यादा समय तक नहीं रहती। आपको किस तरह से सांस ईड़ा नाड़ी से लेनी है या पिंगला नाड़ी से लेनी है या फिर सुषुम्ना नाड़ी से लेनी है, इसके लिए ध्यान एक ऐसी क्रिया है जहां पर आपको बस बैठना है। आप विपश्यना ध्यान कर सकते हैं या फिर सीधे ही सांसों पे ध्यान लगा सकते हैं। आप सांसों की लंबाई देख सकते हैं, आप अपनी सांसें कितनी लंबी ले रहे हैं। अगर आपकी सांसें प्राकृतिक रूप से लंबी और गहरी होगी तो यह स्वयं ही संतुलित होने लगेगी। जैसे जैसे आपका ध्यान सधने लगेगा, आपकी सांसें सुषुम्ना नाड़ी से चलने लगेगी। जब आप अपनी सांसों पे ध्यान लगाते हैं तो आपकी ध्यान की शक्ति आपके सांसों को और ज़्यादा शक्तिशाली बना देती है। और मैंने कहा था, आपकी कुंडलिनी या आपके सातों चक्र आपके शरीर में स्थित बीच की नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी में स्थित है। जब आपका ध्यान सांसों पर केंद्रित होता है तो आपकी सांसें अपने आप ही सुषुम्ना नाड़ी से चलने लगती हैं और आपकी सांसों का शक्तिशाली होना अपने आप ही चक्रों की गति को तेज कर देता है, जिससे आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। तो ये था सांसों के माध्यम से आपकी कुंडलिनी को किस तरह जागृत किया जा सकता है। और यह सांसें कोई साधारण हवा नहीं है, यह ब्रह्मांड की अज्ञात ऊर्जा है।